ये जो हमने पढ़ी फोर्स न्यूटन्स लॉज में F = m में, ये तो मैंने बताया था नेट फोर्स का फॉर्मूला है ना। अब कुछ फोर्सेस नेचर में एग्जिस्ट करती हैं, वो दो टाइप की होती हैं। सुन ले पहले मेरी बात। एक को हम कहते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स, दूसरी को हम कहते हैं कांटेक्ट फोर्स। इनकी नाम, कांटेक्ट का मतलब है जो जुड़ी हुई हो, नॉन कांटेक्ट का मतलब है जो जुड़ी हुई। यानी कांटेक्ट फोर्सेस वो हैं कि जब वो फोर्स बॉडी जुड़ती है तो लगती है। नॉन कांटेक्ट के लिए बॉडी का जोड़ना ज़रूरी। ये माँ से मैंने इसको छोड़ा, ज़मीन की तरफ गिर रहा है, ज़मीन इस पर फोर्स लगा रहा है, ज़मीन का और इसका कांटेक्ट है बीच में, ज़मीन के साथ ये जुड़ा हुआ है, कहाँ है? नहीं, ज़मीन जब इसको खींच रही है, जब ज़मीन इस पर फोर्स लगा रही है, तब ये ज़मीन के साथ जुड़ी हुई है। ये मार्कर जुड़ा हुआ है। ये मोबाइल छोड़ूंगा कहाँ जाएगा? कोई भी नहीं छोड़ता हम में से ना, सबको पता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना पड़ेगा। तो ये नॉन कांटेक्ट है, ज़मीन फोर्स लगा रही है इसके साथ जो जुड़े बगैर, या इसको ज़मीन से जोड़े, ज़मीन की फोर्स इस पर अमल करने के लिए ज़मीन का इसके साथ जुड़ना ज़रूरी नहीं है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की कहते हैं ना ज़मीन की फोर्स को। ये जो W हमने पढ़ा, वेट, ये ग्रेविटेशनल फोर्स का दूसरा नाम है। ग्रेविटेशनल फोर्स का दूसरा नाम क्या है? वेट। तो वेट या ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए कांटेक्ट में होना ज़रूरी नहीं है। तो ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है, हम चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। दूसरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगेन ये भी हमने मैट्रिक में पढ़ा होगा। अगर आपके पास एक चार्ज हो प्लस Q, दूसरा चार्ज हो प्लस Q, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। अगेन इसके लिए दोनों का जुड़ना ज़रूरी, ये दूर से एक दूसरे पे एक्ट कर लेते हैं। और ये तो सबको पता होगा, मैग्नेट, इसके साथ खेला, मैग्नेट इधर, लोहा इधर, क्या होगा? इसको छोड़ेंगे फौरन किधर जाएगा? मैग्नेट के पास। तो हालांकि ये मैग्नेट के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। तो मैग्नेट की फोर्स को कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स, चार्ज की फोर्स को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ज़मीन की फोर्स को कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। इन तीनों फोर्सेस के लिए बॉडीज़ का एक दूसरे से जुड़ा होना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, कांटेक्ट फोर्सेस क्या होती हैं? फ्रिक्शन, अभी मैंने आपको समझाई। अगर ये अगेन वही गरीब आदमी की गाड़ी है, ये आगे जा रही है, टायर रोड के साथ रगड़ खा रहे हैं, गाड़ी की फोर्स तो गाड़ी को आगे लेके जा रही है, लेकिन वो टायर की जो रगड़ है वो गाड़ी को रोक रही है। वो क्या लगेगी? मुखालिफ सिंध में। तो ये फोर्स उस वक्त तक लगेगी जब तक गाड़ी के टायर रोड के साथ हैं। अगर गाड़ी के टायर रोड के साथ नहीं है, फिर फ्रिक्शन नहीं। या ये पेन जो है, मैं इसको अपने हाथ पे जब मूव करूँगा, मैं तो इसको आगे धकेल रहा हूँ, लेकिन ये जहाँ ये दोनों जुड़ रहे हैं, इसमें एक फोर्स क्रिएट होगी जो इस मोशन को अपोज करेगी, और वो क्या होगी? अप्लाइड फोर्स के या मोशन के अपोजिट होगी। जो भी हमने प्रॉब्लम भी किया, बॉडी इधर जा रही है, फ्रिक्शन इधर है। तो ये कांटेक्ट है, जब तक कांटेक्ट है फ्रिक्शन है, जब कांटेक्ट नहीं है तो वह फ्रिक्शन नहीं है। टेंशन, ये पंखा डोरी से बंधा हुआ है उस रॉड से, अगर ये रॉड से जुड़ा हुआ ना हो, क्या होगा? ये गिर जाएगा। तो रॉड की इसको डोरी समझ लें, ये वो डोरी है, इसके साथ मैंने कोई जिस्म बांध दिया। अब ये डोरी ने इस मास को रोका हुआ है ना, अगर ये डोरी से इसको हटा लूँ तो क्या होगा? फिर नीचे गिर जाएगा। तो जब तक ये डोरी के साथ कांटेक्ट में, तब तक तो इसमें फोर्स लग रही है। वो फोर्स क्या कहलाती है? टेंशन। टेंशन इज द फोर्स दैट अ स्ट्रिंग एक्सर्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट्स अटैच्ड टू स्ट्रिंग। स्ट्रिंग किसको कहते हैं? डोरी को, धागे को। धागा जो फोर्स अपने साथ जुड़े हुए अजसाम पे लगाता है वो क्या है? टेंशन। सुन ले मेरी बात, धागा जो फोर्स अपने साथ जुड़े हुए अजसाम पे लगाता है वो क्या कहलाता है? टेंशन। अब ये हालांकि इसको वेट नीचे खींच रहा है, नीचे क्यों नहीं घूर रहा? क्योंकि डोरी की टेंशन ऊपर है, वेट नीचे, डोरी की टेंशन। टेंशन की डायरेक्शन हमेशा उस पॉइंट के अपोजिट होगी जहां आपने डोरी से जिस्म बांधा होगा। मैंने डोरी से जिस्म इधर बांधा है ना, टेंशन इसकी डायरेक्शन में नहीं होगा, इसके अपोजिट होगा। टेंशन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अपोजिट होगा। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यानी टेंशन का एरो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की डायरेक्शन में नहीं होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्शन के अपोजिट होगा। ये अप्लाइड फोर्स के अपोजिट है, ये भी देख लो, जब भी तो वो रुका हुआ है।
W और T दोनों क्या है, बराबर है। W नीचे है, T ऊपर है, ना ये नीचे जा रहा है ना ये, तो टेंशन भी क्या है, कांटेक्ट फोर्स। ये भी हमने पढ़नी है कल डिटेल में। ये दोनों तो मैं वैसे ही बता रहा हूँ चूँकि जिक्र है फ्रिक्शन का। नॉर्मल रिएक्शन क्या है, ये आपकी किताबें या ये पेन मेरे हाथ पे पड़ा हुआ है, अगेन छोड़ूंगा तो नीचे जाएगा। किसने रोक लिया इसको, मेरे हाथ ने, तो वेट तो नीचे लग रहा है, मेरा हाथ या टेबल ऊपर एक फोर्स लगा रही है, वो क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन को कहते हैं फोर्स ऑफ अ सरफेस, इसको हम कहते हैं सरफेस, मेरा हाथ, टेबल परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और ये सरफेस पे क्या होती है, परपेंडिकुलर, यानी सीधा ऊपर 90 डिग्री पे। समझ में आया? टेंशन हम कल डिटेल में पढ़ेंगे, बाकी भी उतार लें आज। ये आगे पढ़ना है, फ्रिक्शन भी हमने आगे पढ़नी है डिटेल में, टेंशन भी आगे पढ़नी है डिटेल में, नॉर्मल रिएक्शन का भी जिक्र आएगा। आज तो समझे इनका इंट्रोडक्शन मैंने समझाया आपको, ठीक। हाँ, वो जब नीचे जा रहा है, ठीक है, उस वक्त उस पर क्या लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स। जब वो नीचे जा रहा है वो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, तो नहीं जुड़ा हुआ ना। जब उस पर फोर्स लग रही है, ये मेरे हाथ ने इसके साथ जोड़ के इसको रोक लिया, ज़मीन तो अभी भी इसको नीचे खींच रही है, ये ज़मीन के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे ही मैंने हाथ निकाला ये नीचे गिर गया, ये इस बात का सबूत है कि ज़मीन इसको खींच रही है इससे जुड़े बगैर। हाँ, जब मेरा हाथ नहीं है, एक कांटेक्ट फोर्स गायब हो गई, कौन सी, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन गायब हुआ, नीचे गिर गया, ये इस बात का सबूत है कि नॉर्मल रिएक्शन कांटेक्ट फोर्स है। नॉर्मल रिएक्शन लगाने के लिए मेरे हाथ का इसके साथ कांटेक्ट में आना ज़रूरी है, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए ज़रूरी नहीं है।